नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपकी खबर आपका फायदा में। मैं हूं दीपक डोभाल। आज हम बात करेंगे लैंसेट की एक लेटेस्ट फाइंडिंग की, जिसमें यह कहा गया है कि स्मोकिंग और ड्रिंकिंग का सीधा सीधा कनेक्शन कैंसर से है। हालांकि इस स्टडी के इर्द गिर्द बहुत सारी फाइंडिंग्स पहले भी आ चुकी हैं, लेकिन अब और ज्यादा पुख्ता तरीके से दुनिया भर के साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि सिगरेट और शराब कैंसर को खाद पानी देने का काम कर रही है। दुनिया भर में कैंसर से जितनी भी मौतें हो रही हैं, उनमें से 50% मौत के लिए स्मोकिंग, शराब और बॉडी मास इंडेक्स को जिम्मेदार माना गया है। यानी इन लोगों में स्मोकिंग, शराब की लत कैंसर का कारण हो सकती है। हेल्थ जर्नल द लैंसेट की स्टडी में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जैसा हमने आपको बताया, आज हम करेंगे इस पर चर्चा बहुत ही खास मेहमानों के साथ। समझेंगे कि स्मोकिंग और अल्कोहल का कैंसर से किस तरह का और कितना गहरा कनेक्शन है। साथ ही कैंसर के लिए हमारा खान पान और जीवन शैली किस हद तक जिम्मेदार है, कैसे इससे बचना है, इस पर भी करेंगे चर्चा बहुत खास मेहमानों के साथ। पहले ये रिपोर्ट देखिए। कैंसर एक ऐसी खतरनाक बीमारी है जिसका नाम सुनते ही रूह कांप जाती है। इस बीमारी से दुनिया भर में हर साल करीब 90 लाख लोगों की मौत हो जाती है। ये आंकड़े बेहद डरावने हैं, लेकिन कैंसर को लेकर इससे भी अधिक डराने वाली एक स्टडी सामने आई है। द लैंसेट की स्टडी के मुताबिक 2019 में कैंसर से दुनिया भर में करीब 88 लाख मौतें हुई हैं। इनमें से आधी यानी करीब 45 लाख मरीजों की मौत की वजह स्मोकिंग, शराब का सेवन, हाई बॉडी मास इंडेक्स और अनसेफ सेक्स रहा है। यानी स्मोकिंग और शराब का अधिक सेवन करने वालों के लिए ये एक गंभीर चेतावनी है। स्टडी के मुताबिक दुनिया भर में कैंसर का बोझ एक बड़ा पब्लिक हेल्थ चैलेंज बनता जा रहा है। कैंसर पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए खतरा बन चुका है। द लैंसेट की स्टडी के मुताबिक 2019 में कैंसर से महिलाओं की हुई कुल मौत में 36% और कैंसर से मरने वाले कुल पुरुषों में करीब 51% की मौत के लिए स्मोकिंग, शराब का सेवन, हाई बॉडी मास इंडेक्स और अनसेफ सेक्स वजह बना। कैंसर के कुल मामलों में 37% के साथ सबसे अधिक मामले श्वास नली और लंग कैंसर के पाए गए। इसके बाद पुरुषों में कैंसर के सर्वाधिक मामलों की बात करें तो 13.3% के साथ कोलन और रेक्टम कैंसर के मामले रहे। इसके बाद 10.5% के साथ खाने की नली यानी एसोफेगस कैंसर के मामले रहे, जबकि 6.5% मामले पेट से जुड़े कैंसर के रहे। महिलाओं में कैंसर की बात करें तो इनमें 18% सर्वाइकल कैंसर के मामले पाए गए। इसके बाद करीब 16% के साथ महिलाओं में कोलन और रेक्टम कैंसर के मामले पाए गए। इसके अलावा 11% ब्रेस्ट कैंसर के मामले पाए गए। कैंसर के खतरों की बात करें तो 2010 से 2019 के बीच कैंसर के मामलों में 20% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। ये आंकड़े अलार्मिंग हैं। भारत में भी कैंसर के मामले पहले के मुकाबले बढ़े हैं। एक आंकड़े के मुताबिक देश में 2020 में करीब 14 लाख कैंसर के मामले थे। ICMR ने इस आंकड़े के 2025 तक बढ़कर 16 लाख तक होने की आशंका जताई है। ऐसे में द लैंसेट की कैंसर को लेकर आई ताजा रिपोर्ट भारत जैसे देशों के लिए भी एक चेतावनी है, जहां युवाओं में स्मोकिंग और अल्कोहल का सेवन धड़ल्ले से बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं चर्चा के लिए। परिचय सबसे पहले आज के मेहमानों का आपसे करा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर कुंजाहारी मेहदी साहब, जो कि जाने माने ऑन्कोलॉजिस्ट हैं और फिलहाल बत्रा हॉस्पिटल में हैं। डॉक्टर मेहदी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो पर। हमारे साथ हैं डॉक्टर कनिका सूद शर्मा, जो कि जानी मानी ऑन्कोलॉजिस्ट हैं और धर्मशिला हॉस्पिटल में फिलहाल कार्यरत हैं। डॉक्टर सूद, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मैम। और हमारे साथ हैं डॉक्टर विवेक बिंदल साहब, जो कि बैरिएट्रिक सर्जन हैं, फिलहाल मैक्स हेल्थ केयर से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर बिंदल, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर मेहदी, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। लैंसेट की स्टडी को अगर छोड़ भी दिया जाए तो बीते दशकों में हमने देखा है जिससे कोरिलेशन बड़ा स्पष्ट साफ दिख रहा है कि स्मोकिंग का और अल्कोहल का, शुरू में तो स्मोकिंग से ही कहा जाता था, लेकिन बाद में अल्कोहल का भी सीधा कनेक्शन हमने देखा और लगातार अलग अलग स्टडीज इस बात को पुख्ता कर रही हैं। भारत के लिए ये कितना चिंता का विषय है सर, क्योंकि अभी भी हमारे यहाँ बहुत बड़ी आबादी है जो अल्कोहल कंज्यूम कर रही है, जो स्मोकिंग की लत में है, उसकी जद में है। भारत के लिए ये कितनी महत्वपूर्ण स्टडी है सर? ये जो लैंसेट की स्टडी है, इसमें तो ये ऑलरेडी प्रूफ हो चुका है जो अल्कोहल एंड स्मोकिंग ये दोनों बहुत
मतलब इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर है जो WHO का रिस्क फैक्टर का क्लासिफिकेशन के हिसाब से ये क्लास 1 कार्सिनोजन है। और एक इम्पोर्टेंट बात ये है जो इस स्टडी में नहीं है, हमारे देश के लिए जो ख़ास तौर पे इम्पोर्टेंट है, वो है जो टोबैको यूज़, जो नॉन स्मोकिंग टोबैको, मतलब जो च्यूएबल टोबैको है, जिसमें आते हैं गुटखा, पान मसाला, खैनी, और ये सब जो च्यूएबल टोबैको है, इसकी वजह से जो कैंसर होता है, ज़्यादातर कैंसर जो है हमारे देश में पाया जाता है हेड एंड नेक रीजन में, मतलब माउथ का कैंसर, ओरल कैविटी, जीभ का कैंसर, बकेल मिकोसा, लैरिंग्स और ओरोफेरिंग्स, मतलब जो हेड एंड नेक रीजन में कैंसर होता है, ये हमारे देश में सबसे ज़्यादा है। जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में या वर्ल्ड के बाकी कंट्रीज़ में ये इसके बारे में थोड़ा कम डिस्कशन हुआ है। और देशों में तो स्मोकिंग ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा मात्रा में होता है, इसलिए लंग कैंसर ज़्यादा कॉमन है, और ट्रेकिया और ब्रोंकास कैंसर जो ब्रोंकियल कार्सिनोमा ये ज़्यादा होता है। हमारे देश के लिए खास तौर पे इम्पोर्टेंट जो है, जो च्यूएबल टोबैको के वजह से जो हेड एंड नेक कैंसर होता है, माउथ का कैंसर होता है, ये एक इम्पोर्टेंट बात है जो इस स्टडी में नहीं है, ये लेकिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरा इम्पोर्टेंट बात है, टोबैको के वजह से जो फील्ड कैंसराइजेशन, मतलब एक जगह में कैंसर हुआ है, उसका इलाज करके ठीक कर दिया, उसके बाद कुछ दिन बाद, कुछ सालों बाद दूसरा जगह में कैंसर हो जाता है, जिसको बोलता है फील्ड कैंसराइजेशन। मतलब जो एरिया ये टोबैको के हार्मफुल इफेक्ट के लिए एक्सपोजर हुआ है, उस एरिया में टाइम टू टाइम अलग अलग समय में कैंसर हो जाता है। ये एक इम्पोर्टेंट बात है जो बहुत लोगों को पता नहीं है। एब्सोल्युटली। और तीसरा इम्पोर्टेंट बात है, जो अल्कोहल और टोबैको, ये दोनों रिस्क फैक्टर है, लेकिन दोनों जब एक साथ किया जाता है, मैं मतलब एब्सोल्युटली, एक इंडिविजुअल अगर टोबैको भी इस्तेमाल किया है, हाँ, और साथ में अल्कोहल भी लिया है, ये जो रिस्क है डबल हो जाता है, क्योंकि कई गुना ज्यादा हो जाता है। वजह से Absolutely, टोबैको के जो हार्मफुल इफेक्ट है, टोबैको का जो टॉक्सिन है, उसका एब्जॉर्प्शन बढ़ा देते हैं और उसका मेटाबॉलिज्म अल्टर कर देते हैं। Absolutely, इसके वजह से रिस्क बहुत ज्यादा हो जाता है। बिल्कुल सर, मैं आऊंगा। मैं एक्चुअली मैंने आज ये अलग से सवाल भी रखा था, क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत सारे लोगों की ऐसी तादाद है जो सिर्फ टोबैको ही नहीं ले रहे हैं, जो सिर्फ अल्कोहल ही नहीं ले रहे हैं, बल्कि टोबैको और अल्कोहल बराबर मात्रा में ले रहे हैं, और ये डेडली कॉम्बिनेशन रोज ले रहे हैं या फ्रीक्वेंटली ले रहे हैं। तो ये मैंने अलग से, इसलिए इस पर मैं आपसे चर्चा भी करूंगा। लेकिन डॉक्टर कनिका, मैं आपके पास आना चाहूंगा। पूरी दुनिया में स्मोकिंग, ड्रिंकिंग अल्कोहल और बीइंग ओवरवेट, पूरी दुनिया में ये जो लैंसेट की रिपोर्ट कहती है, जितनी भी कैंसर से मौतें हो रही हैं, आधी से ज्यादा यही जिम्मेदार हैं। कितना बड़ा ये उसके बावजूद लोगों को सेंसिटाइज नहीं करते हैं ये आंकड़े। ये कोई, जैसा हमने शुरुआत में कहा कि ये कोई पहली बार नहीं है जब इस तरह के आंकड़े हम देख रहे हो, कोरिलेशन हमने देखा हो। उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे समाज आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है, ज्यादा से ज्यादा स्मोकिंग करने वालों की संख्या बढ़ रही है, अल्कोहल का कंजम्पशन ज्यादा बढ़ रहा है। होना ये चाहिए था कि जैसे जैसे फाइंडिंग्स आ रही हैं बीमारी के बारे में, जैसे जैसे पता चल रहा है, कोरिलेशन पता चल रहा है, तो कम होना चाहिए था, हो उल्टा रहा है। ऐसा क्यों? तो आपने बहुत ही अच्छे तरीके से प्रस्तुत किए आंकड़े इस स्टडी के, पर प्रमाण हमारे पास पहले से था। ये बार बार कहा जा रहा है कि हमें पहले से पता था ये रिस्क फैक्टर्स हैं, और ऐसा नहीं है कि इन रिस्क फैक्टर्स की तरफ ध्यान आकर्षित नहीं गया हमारे पॉलिसी मेकर्स का, या यूजर्स को नहीं पता है। पर समस्या ये है कि पीयर प्रेशर या जो आजकल सोशल मीडिया के चलन और बहुत सारी चीज़ों को चलते जो ये प्रभाव जनता पर है इन कंजम्पशंस का, वो बहुत ज़्यादा डीप रूटेड है। तो हमारे सिर्फ मेडिकल फ्रेटर्निटी के कहने से इस चीज़ का इम्पैक्ट कम नहीं होगा। इस पर्टिकुलर स्टडी का यही इम्पैक्ट है। आई थिंक जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, जो प्राइमरी प्रिवेंशन है, जो हमारी स्ट्रैटेजी बिल्डिंग है, उसमें इसको लिया जाएगा इन अकाउंट इन डेवलपिंग प्राइमरी प्रिवेंशन टूल्स। तो एक स्टडी अगर मैं कोट कर पाऊं, लगभग 4 साल पहले एक ऐसी स्टडी हमारे देश को लेकर भी प्रकाशित हुई थी हिंदुस्तान टाइम में, जिसमें बहुत अलार्मिंग आंकड़े सामने आए थे। और उनमें से सबसे दुखदाई अलार्मिंग आंकड़ा था कि
पूरे विश्व में बच्चों को 0.5% कैंसर होते हैं माइनर्स में, पर इंडिया में ये दर 15% है। तो जो भी ये आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं, आप समझें कि इसकी इम्प्लीकेशन हमारे देश में बहुत ही अधिक है। तो हमें एक ग्रासरूट लेवल से स्टार्ट करना पड़ेगा। जो हैबिट फॉर्मिंग ईयर्स हैं, जो चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम्स हैं, उसी में ही इन नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के बारे में लोगों को सजग करना पड़ेगा, ताकि आदत पड़े ही ना। क्योंकि एक बार किसी को आदत हो जाती है तो उसको छुड़ाना बहुत मुश्किल होता है। जो हैबिट फॉर्मिंग ईयर्स हैं, अगर उसमें एक अंडरस्टैंडिंग है कि ये बीमारियां हमारी जान ले सकती हैं, दैट इज द टाइम वी कैन इंटरवीन। एंड ये जो स्टडी है, आई थिंक इट विल बी एन आई ओपनर, बिकॉज ये हमारे पॉलिसी मेकर्स को भी गाइड करेगी कि हमें किस ग्रुप को टारगेट करना है इन सब चीजों से बचाने के लिए। बाकी ये तो एक सेल्फ रिफॉर्मेशन है, हमें रीइंफोर्स करना है रिपीटेडली जा जा के लोगों को कि दीज आर नोन रिस्क फैक्टर्स। इन आवर कंट्री वी हैव ऑलवेज नोन, लगभग 2,70,000 लोग जान गंवाते हैं तंबाकू के कारण हमारे देश में। बिल्कुल, हर रोज 2500 लोग तंबाकू के कारण जान गंवाते हैं। दे में बी कैंसर, दे में बी नॉन कैंसर। सो अवेयरनेस है, बट एक पॉलिसी मेकिंग और कुछ मैंडेट्स चाहिए, बिकॉज सेल्फ ये बात आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बोली मैम। और इसमें सरकारों का इंटरवेंशन हुआ, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया। हमने देखा कि लगातार जो कैंसर के प्रति लोगों को जागरूक करना चाहिए था, उसका जितना ज्यादा इफेक्टिव वे हम इस्तेमाल कर सकते थे सिगरेट के, उस पर आपने जो सचित्र जो चेतावनी जारी करने की कोशिश करी। ऐसा कोई, मुझे लगता नहीं है कि कोई तरीका बचा हो जो सरकारों ने ना उठाया हो टोबैको के प्रति और उससे होने वाले कैंसर के खतरों के प्रति सचेत करने के। लेकिन डॉक्टर विवेक, उसके बावजूद, जैसा मैं बोल रहा हूं, आखिर ऐसी बात क्या है, उसके बावजूद लोग क्यों नहीं मानते कि जितने कैंसर पेशेंट्स आ रहे हैं या टोबैको से होने वाली प्रतिदिन जो 25 मौतें हैं, किसी दिन मैं भी उस नंबर का हिस्सा हो सकता हूं, ये मानसिकता क्यों नहीं है, ये डर क्यों नहीं है आम हिंदुस्तानी में? जी दीपक जी, आपने बहुत अच्छा आज टॉपिक लिया, मैं बधाई देता हूं आपको। थैंक यू सर। क्योंकि मीडिया ही एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए ये सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक तक पहुंचाई जा सकती है। जो ये डिनायल मोड है, जिसे हम कहते हैं डिनायल के अंदर रहना, कि मैं नहीं, मेरे को कुछ नहीं हो सकता, मैं तो अपना रूटीन कर रहा हूं, मैं करता रहूंगा, बाकी किसी को कैंसर हो रहा है, ये जो फोटो बनी है डिब्बी के ऊपर, ये मेरी नहीं है, ये ना मेरी हो सकती है, ये एक बहुत ही नॉर्मल ह्यूमन नेचर है। और हम उस डिनायल में रहते हुए अपनी एडिक्शन के लिए आगे चलते रहते हैं। अब इसमें एक और एडिक्शन जुड़ गई है, जो पैक्ड फूड या फास्ट फूड या फिर एक गंदा अनहेल्दी जंक फूड की एडिक्शन है, जिससे ओबेसिटी बढ़ रहा है। जैसा आपने बताया कि कैंसर ना सिर्फ स्मोकिंग, अल्कोहल, बट मोटापे से आ रहा है। Absolutely. तो अब जो ये स्मोकिंग की डिब्बी के ऊपर वार्निंग है कैंसर की, वैसी वार्निंग अब चिप्स के पैकेट के ऊपर, बिस्किट के पैकेट के ऊपर भी लगानी पड़ेगी, जंक फूड के ऊपर लगानी पड़ेगी, जिससे हमारे बच्चे जो कोविड पैंडेमिक के अंदर स्पेशली इतने ओबीज होते जा रहे हैं कि आगे की जनरेशन हिंदुस्तान में कैसी होगी और उसके अंदर क्या मोटापा होगा और क्या मोटापे से रिलेटेड बीमारियां होंगी और कितना कैंसर इंसिडेंस बढ़ जाएगा, हम उसको ट्रीट ही नहीं कर पाएंगे। तो प्रिवेंशन इज द ओनली वे फॉरवर्ड। हमें इन चीजों को प्रिवेंट करना है, हमें इसके बारे में एडिक्वेट वार्निंग्स देनी है और सरकारों को इसके अंदर बेनिफिशियरी नहीं बनना है। सरकारें क्यों नहीं इस पे रोक लगाती है? क्योंकि उन्हें स्मोकिंग से, अल्कोहल से टैक्स मिलता है, सिगरेट से और टबैको से टैक्स मिलता है। उसकी एडवर्टाइजमेंट पे आज तक बैन नहीं है, वो किसी ना किसी सरोगेट तरीके से एडवर्टाइज हो रहा है और सबके जानते हुए हो रहा है। और अब मोटापे के चलते जितने सारे पैक्ड फूड, चिप्स और ये जंक फूड की एडवर्टाइजमेंट ओपनली हो रही है, बिल्कुल, जिसके ऊपर थाईलैंड जैसे देशों ने बैन लगा दिया है। उन्होंने किसी भी ऐसे प्री फ्राइड फूड जो पैक्ड आ रहा है उसके ऊपर अभी थाईलैंड के अंदर बैन लग चुका है, वो हम उसके ऊपर कोई टैक्स तक नहीं लगा रहे हैं, ना उसके अगेंस्ट कोई एक्शन ले रहे हैं, जबकि ये कई सालों से हमें पता है कि हमारे बच्चे, हमारी आने वाली जनरेशन, हमारी प्रेजेंट जनरेशन इससे खराब हो रही है। और इवन बैरिएट्रिक सर्जरी तक उन्हें करानी पड़ रही है। बिल्कुल। तो आज नशा, कल कैंसर की सजा। और आज जो हम नशे की बात कर रहे हैं उसमें सिर्फ एक नशा शामिल नहीं है। और जैसा कि हमने शो की शुरुआत में कहा था कि जरा कॉम्बिनेशन पहचानिए आप।
और आप या आपके आसपास कोई लोग हैं तो ज़रा कैटेगरी समझ लीजिए कि किन किन लोगों को नशे की कौन कौन सी कैटेगरी में कैंसर का कितना खतरा है। अगर कोई, ग्राफिक्स देखिए ज़रा ध्यान से, अगर कोई सिर्फ सिगरेट पी रहा है तो उसे कैंसर होने का खतरा 7 गुना ज़्यादा है सामान्य से। अगर कोई सिर्फ शराब पी रहा है तो उसे 6 गुना ज़्यादा खतरा है कैंसर होने का। और अगर सिगरेट और शराब दोनों साथ में सेवन कर रहे हैं तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, ऐसे लोगों को 35 गुना ज़्यादा खतरा है कैंसर होने का। तो इस कॉम्बिनेशन को समझ लीजिए और फिर तय कीजिए कि आप किस दिशा में अपनी लाइफ को ले जाना चाहते हैं। और इसी सवाल के साथ क्योंकि हमने शुरुआत में चर्चा डॉक्टर मेहदी से की थी, मेहदी सर आंकड़े साफ बता रहे हैं, और ये जैसा मैं कह रहा था आपसे कि भारत में ये जो डेडली कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन वाले लोग आपको गाए बगाए हर जगह मिल जाएंगे। हम आंखों में पट्टी बांध के अब नहीं रह सकते। आप जाइए किसी भी बार में जाइए, कहीं भी आप जाइए, किसी भी पार्टी में जाइए, मैक्सिमम लोग शराब और सिगरेट दोनों पीने वाले हैं। और कई लोग तो कहते हैं कि साहब हम तो सिर्फ अल्कोहल पीते हैं, उनको लगता है कि वो बच जाएंगे या उनको खतरा कम होगा। कई लोग बोलते हैं कि नहीं, आई डोंट टच अल्कोहल, बट हाँ एक स्मोक मैं कर लेता हूं। तो आप आंकड़े देखकर समझ सकते हैं कि कौन कौन कि हर तरह से खतरा बढ़ रहा है। डॉक्टर मेहदी क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों के लिए? ये एक्चुअली बहुत लोग ऐसा है जो सब कुछ पता होने के बावजूद ये डिनायल मोड में रहते हैं। जैसे आपने सही कहा, ये एक डेडली कॉम्बिनेशन बन जाता है। अल्कोहल इटसेल्फ एक रिस्क फैक्टर है और टोबैको इटसेल्फ इज ए रिस्क फैक्टर है, और दोनों जो कंबाइन हो जाता है, अल्कोहल की वजह से टोबैको का रिस्क फैक्टर और कोई गुना बढ़ा देते हैं, और टोबैको की वजह से अल्कोहल का रिस्क फैक्टर भी कोई गुना बढ़ जाता है। और इसलिए ये मल्टीप्लिकेशन हो जाता है रिस्क। तो इसलिए ये एक अवेयरनेस की बात तो है ही, ये तो अवेयरनेस तो लाना पड़ेगा, क्योंकि जब लोग समझने के बाद भी समझना नहीं चाहते हैं, तब तो फिर आप क्या करेंगे। इसमें एक इम्पोर्टेंट बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ, डॉक्टर विवेक ने ऑलरेडी इस बात को टच किया था। जो सरोगेट एडवर्टाइज है, ऑलरेडी जो सरकार की तरफ से ये तो बैन किया हुआ है कुछ चीज़ों में, लेकिन बैन करने की वजह से जो सरोगेट एडवर्टाइज है और बड़े बड़े लोग जो एडवर्टाइज देते हैं इसका, और इससे जो टोबैको का जो नशा है और लोगों के बीच इतना, मतलब लोगों को इतना लत लग जाता है, तो फिर ये कैंसर का जो रिस्क है या और रिस्क है ये भूल जाते हैं। एक्चुअली इसके बारे में लोग सोचते ही नहीं है। तो इसलिए इस बात पे भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ये अगर ये आपने सही कहा, कम करना है, या आपने सही कहा कि ये जो अभी बीते दिनों हमने देखा है कि जो चेतावनी आती है कि कोई माना सिगरेट वाला कोई सीन है तो उसके नीचे कहीं पर लिखा आ जाता है, बड़ी खाना पूर्ति सी लगती है कि इस वैधानिक चेतावनी, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। लेकिन उसमें जो हीरो है या जो नायक है, वो जिस अंदाज में सिगरेट पी रहा है या जिस अंदाज में शराब पी रहा है, वो ज्यादा इंस्पायर कर रहा है। तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अब ये बहुत जटिल मुद्दा है, हालांकि हमने यहां से कह दिया और सरकार ने एकदम रातों रात बदल दिया, ऐसा नहीं है। बड़ा जटिल मुद्दा है क्योंकि इसके पीछे पूरा साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी जुड़ी हुई है, बहुत सारी चीजें इसमें जुड़ी हुई हैं। लेकिन थोड़ा सा इसमें रास्ता तो निकालना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये है डॉक्टर कनिका, सवाल ये है कि एक चीज और समझना पड़ेगा। कई लोग इस बात को भी मानकर चल लेते हैं, जैसे हम कल डायबिटीज की बात कर रहे थे, तो कई लोग इसलिए भी हल्के में ले लेते हैं कि हाँ, तो क्योंकि वो ज्यादा जागरूक हैं, तथाकथित सभ्य समाज का वो हिस्सा हो चुके हैं, उनको सारी चीजें पता है, सारी स्टडीज पता है, तो उनको लगता है कि हाँ तो क्या हुआ, आज जंक फूड खा भी लिया और डायबिटीज हो भी गई तो कोई बात नहीं, दवाइयां हैं, इलाज है, कर लेंगे, लाइफस्टाइल चेंज करना है ना, बाद में कर लेंगे। कहीं ऐसा ही कैंसर के मामले में तो नहीं है कि हम ठीक है, अब इलाज भी तो आ रहा है, धीरे धीरे बहुत सारे तरह के कैंसर जो है वो ठीक हो रहे हैं। कहीं ये, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि ग्लोबली जो कैंसर केसेस हैं वो 21% बढ़े हैं, लेकिन जो डेथ्स बढ़ी हैं वो 26% बढ़ी हैं। यानी कि अगर आप ज्यादा आइडेंटिफाई भी कर पा रहे हैं केसेस को, उसके बावजूद मौत को नहीं रोक पा रहे हैं, मौत उससे ज्यादा बढ़ रही है। ये समझना पड़ेगा लोगों को। डॉक्टर कनिका, तो आपने आई थिंक पार्शली एक चीज कह दी कि लोग इस भ्रम में जीते हैं कि हमें कुछ नहीं होगा। आई थिंक सबसे पहली चीज लोगों में ये रीइंफोर्स करना है कि नोबडी इज इम्यून टू कैंसर। कैंसर गरीब, अमीर, स्त्री, महिला, इन सब के बीच में डिस्क्रिमिनेट नहीं करता। एक बहुत बड़ा भ्रम जो मैं अपने प्रैक्टिस में देखती हूँ लोगों में रहता है कि मेरे परिवार में किसी को कैंसर नहीं हुआ तो मुझे नहीं होगा।
कुछ लोग कहते हैं कि क्यों आप, मेरे पिताजी ने तो सालों साल हुक्का बीड़ी पिया, उन्हें नहीं हुआ तो मुझे नहीं होगा। तो एक ये जो एक माइंडसेट है कि मुझे नहीं होगा, उसे तोड़ना आवश्यक है। और मेरे ख्याल से सारे ही पैनलिस्ट इस चीज की तरफ आकर्षण कर रहे हैं कि हमें माइंडसेट ब्रेक करना पड़ेगा। और माइंडसेट ब्रेक करने में मीडिया का आज के दौर में सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि बैंडेड्स, गवर्नमेंट रेगुलेशंस, देयर आर वेज टू बाईपास। पर जो आप एक लहर क्रिएट करते हैं, एक जो आप मोमेंटम क्रिएट करते हैं, आई थिंक आप लोगों का बहुत रोल है इसमें। और अगर सब जुड़ के एक मोमेंटम लेके चलते हैं तो शायद कुछ लोग रिफॉर्म कर पाएंगे। एब्सोल्युटली मैम। दूसरी चीज जो मैं देखती हूँ कि माइंड में ये रहता है कि हो गया तो देखेंगे, क्योंकि बहुत ही रिस्क टेकिंग, रिस्क बिहेवियर्स हमारे बहुत ज्यादा हो गए हैं। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि बीमारी होने से केवल जान पे खतरा नहीं होता है, पूरा पूरा परिवार डूब जाता है। कैंसर यदि किसी परिवार में होता है तो उस परिवार की फाइनेंशियल स्थिति भी इतनी नीचे आ जाती है कई बार, क्योंकि इलाज बहुत महंगे होते हैं। तो एब्सोल्युटली मैक्सिमम चांसेस में। और भारत के बारे में तो कहा जाता है कि हम मिडिल क्लास हुए हैं, बड़ी मुश्किल से हमने गरीबी से बाहर आकर 75 साल मना रहे हैं हम आजादी के, बड़ी मुश्किल से हम गरीबी से ऊपर आकर अभी मिडिल क्लास में आए हैं। और गरीबी से सिर्फ एक बीमारी दूर है हम। आप भूल जाइए कैंसर, छोटी मोटी कोई दूसरी बीमारी भी होगी ना, किडनी की, लंग्स की, लिवर की, उसी में आप वापस गरीबी में आ जाएंगे। तो कैंसर में तो घर बार बिकना तय समझिए आप। ये स्थिति है, उसके बावजूद लोग समझ नहीं पाते हैं। मैं फटाफट से एक आखिरी सवाल के साथ आऊंगा डॉक्टर विवेक आपके पास। जो हमने कॉम्बिनेशन बताया, एक कॉम्बिनेशन में और जोड़ना चाहूंगा जिस पर शायद स्टडी नहीं हुई है, लेकिन वो डेडलीएस्ट है मैं तो कहता हूं, और वो है स्मोकिंग प्लस अल्कोहल प्लस जंक फूड। ये तीनों का, क्योंकि आज तीनों का लैंसेट की रिपोर्ट में जिक्र हुआ है, तो ये तीनों अगर आ गए और उसका कितना बर्डन होगा, वो कितना ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा होगा, इसकी तो कोई स्टडी नहीं है, लेकिन हम आसानी से समझ सकते हैं। सर डॉक्टर विवेक जी, दीपक जी, अगेन बहुत अच्छी बात है। ये जो तीनों चीजें हैं इन्हें बराबर से देखने की जरूरत है, क्योंकि जंक फूड अपने आप में एक बहुत बड़ी एडिक्शन बन चुकी है। तो अगर आप देखेंगे, स्मोकिंग और अल्कोहल हमारे देश में नॉर्मली मेल्स कंज्यूम करते हैं, एडल्ट मेल्स जो 20 साल से बड़े मेल्स हैं। लेकिन अगर आप फीमेल पॉपुलेशन में या बच्चों में देखेंगे तो वहां स्मोकिंग और अल्कोहल इतना कॉमन अभी नहीं हुआ है, परंतु वहां जंक फूड की वजह से हमारे देश की महिलाओं में और बच्चों में मोटापा बढ़ता जा रहा है। और उस मोटापे की वजह से अगर आप देखेंगे, एंडोमेट्रियल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर, जो दो फीमेल के कैंसर हैं जो सिर्फ फीमेल्स में होते हैं, जो बच्चेदानी का कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर, ये दोनों मोटापे के साथ लिंक्ड है। 40% इसका इंसिडेंस बढ़ जाता है अगर वो कोई मोटी है महिला तो। बिल्कुल। तो हमारे देश की महिलाओं में जंक फूड कैंसर लेकर आ रहा है, स्मोकिंग और अल्कोहल की तरह। और सिमिलरली हमारे जो मेल्स हैं वो स्मोकिंग और अल्कोहल के एडिक्ट हैं। और अगर कोई तीनों चीजों का एडिक्ट है, भाई आप नॉर्मली देखेंगे अल्कोहल के साथ लोग जंक फूड भी लेते हैं, स्मोक भी करते हैं, बिल्कुल, तो फिर आप डेडलीस्ट कॉम्बिनेशन पे आ गए हैं और उससे बाहर निकलना तो बहुत ही मुश्किल है। एब्सोल्युटली सर, बिल्कुल सही आपने कहा, हल्के में किसी को नहीं लेना है। स्मोकिंग करते हैं तो तुरंत छोड़ दें, अल्कोहल करते हैं तो तुरंत लिमिट कर दें या छोड़ दें, और जंक फूड से भी दूर रहें जितना ज्यादा हो सके। स्टडीज आपके सामने, ऐसी स्टडी आप कहिए कि हमारे शोज बोर हो जाते हैं, हेल्थ पे क्यों करते हैं, कैंसर पे कितनी बार शोज करोगे, लेकिन हम करते रहेंगे जब तक जनता जागरूक नहीं हुई, क्योंकि ये आपके फायदे की खबर है, आपकी खबर है। हमारे शो का नाम भी आपका खबर आपका फायदा है, इसलिए हम ऐसे शोज करते रहेंगे और आपको जागरूक बना के ही छोड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे शो पर शामिल होने के लिए। डॉक्टर मेहदी, थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर विवेक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और डॉक्टर कनिका, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही। इजाजत दें, बने रहिए जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।